वी हैव कंप्लीटेड इशू ऑफ शेयर्स। हमने बहुत मेहनत करके, मोर देन 1 मंथ इन्वेस्ट करके हम शेयर्स को कैसे इशू करते हैं हमने देख लिया है। आज हम सीखेंगे कि डिबेंचर्स को कैसे इशू करना है। द क्वेश्चन इज, जिसका 11 स्ट्रॉन्ग नहीं है या उसने BST नहीं पढ़ी, कि मैम शेयर्स को इशू करना या डिबेंचर को इशू करना दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों रिटन एक्नॉलेजमेंट तो है, रिटन एक्नॉलेजमेंट है ना। हम रिटन एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, हम शेयर इशू कर देना कि इस कंपनी ने इस बंदे को इतने शेयर इशू कर दिए हैं, राइट। तो हम ये लिख देंगे इस कंपनी ने इतने डिबेंचर इस बंदे को इशू कर दिए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स? क्या फ़र्क है, किसी को पता है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? अगर ये एक कंपनी है हमारी XYZ लिमिटेड, इसने 1 करोड़ रुपए शेयर से पैसा उठा रखा है और 2 करोड़ रुपए डिबेंचर से उठा रखा है, तो क्या फर्क है? शेयर्स आर करेक्ट। फॉर XYZ शेयर्स आर ऑनर्स फंड। ये ऑनर का पैसा है, इसे क्या वापस करना है? क्या इसे रिडीम करना है? क्या हमने शेयर्स के चैप्टर में कहीं पे भी पढ़ा कि रिडीम द शेयर्स, के शेयर्स के पैसे वापस कर दो? अगर मैंने अतिशय मेरी कंपनी का शेयर होल्डर है, मैंने इसको 1000 शेयर्स इशू कर रखे हैं और इसने मुझे 10 लाख रुपए दे रखे हैं, क्या मुझे इसे रिडीम करना है पैसा? नहीं, वो तो स्वैप, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो गया। मैं इसको वापस नहीं करूँगा, इसने बेचे हैं वो तेरे को बेचेगा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मैं इसे कब वापस करूँगी शेयर का आकाशी पैसा? वाइंड अप ऑफ द कंपनी, राइट। तो डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स आर करेक्ट, थोड़ी लाउड। डिबेंचर्स आर बोरोड फंड। ये कंपनी का अपना पैसा नहीं है, ये कंपनी का अपना पैसा। कंपनी ने अगर ये 2 करोड़ रुपए लिया है तो कंपनी को आफ्टर सम टाइम से क्या करना पड़ेगा? रिडीम। 2 years, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, after a specified time period, you have to return the money. जिसे हम क्या कहते हैं? रिडीम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या रिडम्पशन ऑफ शेयर्स हमने कोई कंसेप्ट पढ़ा है? द आंसर इज नो। हमने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ा कि हमें शेयर्स को, कॉल द स्टूडेंट्स जो नहीं है, देयर पेरेंट्स, नैतिक, पीयूष, एंजल, वंश, जो भी है, तो वी आर कॉलिंग, वी आर, मैं क्या पढ़ा? हाँ, बोरोड फंड। इस कंपनी ने एक जर्नल पब्लिक से, किससे? ये जो रिडीम है ये कंपनी की साइड से होता है या जिससे लिया और उनकी साइड से? इससे ना, मैं रिडीम का मतलब कंपनी को वापस देती है। हाँ, मैं कंपनी हूँ XYZ लिमिटेड, तुम सारे पब्लिक हो, जनरल पब्लिक। मैंने XYZ लिमिटेड ने कहा कि आई एम इशूइंग द डिबेंचर्स, यानी मैं रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, उधार, कि मैं कह के ले रही हूँ। डेट का मतलब क्या होता है? उधार। तो डिबेंचर्स आर, डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स क्या है? रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। मैं तुझे रिटन एक्नॉलेजमेंट लूंगी कि मैंने तेरे से उधार लिया है और 5 साल बाद में तेरे को पैसा वापस कर दूंगी। दैट इज व्हाट? डेट। डिबेंचर इज डेट। अभी हम बुक 3 पढ़ेंगे ना, तो डिबेंचर इज अ लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म। समझ आया? हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसने बुक 3 पढ़ी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है, पहला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आएगी। और सेकेंड होता है, क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें आएगा लोन, डिबेंचर्स, राइट? राइट हर्षा? लायबिलिटी है हमारी, आई हैव टू पे, आई एम अंडर ऑब्लिगेशन कि मैंने इससे पैसा, तुम सबसे पैसा लिए, मुझे 5 साल के बाद पैसा वापस, सिर्फ पैसा वापस करना है। उसके साथ क्या देना होगा मुझे हर साल? करेक्ट, क्या देना होगा? यस भाविक, क्या हमें शेयर्स होल्डर को इंटरेस्ट देना होता था? उनको क्या मिलता था? डिविडेंड। क्या मिलता है?
कोई फिक्स नहीं था। मेरे को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उनको इफेक्ट पड़ता था शेयर होल्डर वालों को। डिबेंचर को पड़ेगा? उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इर्रिस्पेक्टिव यू आर सफरिंग लॉसेस, इर्रिस्पेक्टिव तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे भी मैंने तुमसे 200 करोड़ उठाए थे एज अ डिबेंचर, और मैंने एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा था हर्षा, तो वो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ नहीं सक्सेसफुल हुआ, तुम सबको कोई फर्क? डिबेंचर होल्डर को कोई फर्क? डिबेंचर होल्डर के सामने क्या लिखा होता है? डिबेंचर्स कभी भी लिखे होते हैं ना, तो कभी भी पूरे चैप्टर में देखना, डिबेंचर्स के आगे एक परसेंटेज लिखी होगी। 9% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 12%, 5%, 8%। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज इंटरेस्ट रेट फॉर द होल ईयर, के पूरे साल का। पहले मैं कंपनी XYZ लिमिटेड ने 2015 में 9% डिबेंचर इशू करे थे। आज 2025 में वो 12% डिबेंचर इशू कर रही है। इसका मतलब क्या है? मैम, जो ये वाले डिबेंचर इशू करे थे ये अलग स्लॉट के हैं और ये वाले अलग स्लॉट के हैं। इस पे 9% पर एनम इंटरेस्ट रेट जा रहा है और इस पे 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट जा रहा है। दोनों की दोनों बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज में अलग अलग शो होंगे। इज आई एम क्लियर? इज आई एम क्लियर? जो हम पहले चैप्टर पढ़ के आए शेयर्स और जो अब हम पढ़ रहे हैं डिबेंचर्स, उसमें बेसिक फर्क समझ आया? मैम, शेयर से अगर मैं पैसा, शेयर्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट्स ऑफ फंड, ऑनर्स फंड, नॉट डेट, अगर मैं कर रही हूँ तो मैं शेयर इशू करके अपनी कैपिटल बढ़ा रही हूँ। जो शेयर्स अगर हम इशू कर रहे हैं, तुम सब शेयर होल्डर हो, तुम सब बार बार बीच में टांग नहीं अड़ाओगे। यस, बिकॉज यू आर ऑनर्स, बिकॉज यू आर, कोई भी डिसीजन लेना होगा तो मुझे तुमसे नहीं पूछना पड़ेगा। यस, मुझे तुम्हारी टांग अड़वानी, बट मुझे 200 करोड़ भी चाहिए, तो मैं क्या ऑप्ट करूंगी? क्यों? डिबेंचर में कंट्रोल डाइल्यूट, कंट्रोल डाइल्यूट किसका कंट्रोल रहेगा? मेरा, तुम सबका नहीं, तुम सबका नहीं। बट शेयर्स में कंट्रोल डाइल्यूट होता है। इज आई एम क्लियर? इज आई एम क्लियर? अब हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो डिबेंचर कहेगा मेरे को तुम मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी दे और मेरा इंटरेस्ट भी दे, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी दे और मेरा इंटरेस्ट भी दे। क्या इतना बेस इस चैप्टर के लिए ओके है? कुछ और समझना है? सेम अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मैम, एक तो हम ना नॉर्मल इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ेंगे, दैट इज इक्वल टू शेयर, सेम है शेयर जैसे। फिर हम कहेंगे, वो याद है, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। याद है कि मैं शेयर्स इशू कर रही हूँ बट मैं कैश नहीं आ रहा, मैं प्रमोटर को, अंडरराइटर को, एसेट्स को, याद है? तो वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, जिसे हम कहते हैं वेंडर को, चाहे तो हम वेंडर को इशू कर रहे हैं या हम पूरा बिजनेस ही खरीद रहे हैं। इसमें दो ऑप्शन सीखेंगे। डन? फिर हम सीखेंगे कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी के डिबेंचर को हम इशू कर रहे हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, गिरवी रखना, वो सीखेंगे। और इसमें सबसे बड़ा मेजर शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या फर्क है? रिडम्पशन, रिडम्पशन, क्या हमें शेयर्स रिडीम करने हैं बट हमें डिबेंचर रिडीम करने हैं, तो हमें वो भी सीखना है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। उसके 2-3 रूल सीखेंगे इसमें, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसमें 2-3, और डिबेंचर होल्डर को क्या देते हैं? इंटरेस्ट। These we will going to cover in this chapter. सेम है, 2 एंट्री है। Only this topic will take time. Done? पक्का? You want to pen down something? लिख करो, मैं डिक्टेट करती हूँ जो लिखा हुआ है, फिर हम टॉपिक शुरू करते हैं। Now
we were going to repeat a simple topic, the first topic, that is issue of debentures. हम issue of share करते थे पीयूष. शेयर्स हम कैसे, अगर शेयर, एक मेरा शेयर 10 रुपीज का होता था, शेयर अगर 10 रुपए का होता था, क्या मैं उसे 10 रुपए में ही वो कर सकती थी, अलॉट? अ शेयर कैन बी इशूड एट par, premium and discount. Similarly, a debenture can also be issued at par, at premium and at discount. We can issue the debentures at par, premium, discount, same as share. Done. Second thing, मैम, अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, 10 रुपए का डिबेंचर है, गैस करो, क्या 10 के 10 में एक साथ मंगवा सकती हूँ? द आंसर इज यस. हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का 10 का 10 रुपए मंगवा सकते हैं. क्या मैं टुकड़ों में मंगवा सकती हूँ? द आंसर इज यस. जैसे हम कहते थे ना कि यार मेरा शेयर 10 रुपए का है, मैं 2 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे और 3 फर्स्ट कॉल पे और 2 ऐसे मंगवाती थी, याद है? ऐसे ही मैं डिबेंचर जो है, मैम, हाँ हम 10 स्लॉट में भी मंगवा सकते हैं ना? हाँ, मैंने कहा जिसको अप्लाई करना हो वो 10 रुपए दे दे, तो अप्लाई और अलॉटमेंट एक साथ पैसा हो गया, राइट? हमने ऐसा क्वेश्चन करा भी है शेयर्स में, जिसमें 2 ही एंट्री हुई, एक रिसीव की और एक ट्रांसफर की, बस. डन. एंट्री ड्यू नहीं करते? नहीं, पहली एंट्री रिसीव की होगी और दूसरी एंट्री ट्रांसफर की होगी. ड्यू क्या करा तूने? 10 का 10 रुपया ले तो लिया, उसके बाद फिर ड्यू करेंगे? क्यों ड्यू करूँगी जब मैं सारा पैसा एक ही साथ मंगवा लूँ? उसके बाद ड्यू करते हैं, जैसे अलॉटमेंट में. हाँ, अगर टुकड़ों में मंगवाते हैं. अगर मान लो डिबेंचर 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल, क्या मैंने 10 का शेयर 10 में इशू करा, तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन. क्वेश्चन है, मैं 10,000 10% डिबेंचर इशू कर रही हूँ. डन. मेरे पास कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000. और 10% डिबेंचर का मतलब क्या होता है? एंजल तो है ही नहीं, क्या नाम है, प्रांशु. अगर मैं कह रही हूँ मैं 10,000 10% डिबेंचर इशू कर रही हूँ, 10,000 10% डिबेंचर इशू कर रही हूँ, तो 10% का मतलब क्या है? 10% इंटरेस्ट. करेक्ट. कि मेरे को जिससे भी जितना पैसा लोगे, मैं 10% क्या लूँगी तुमसे? ब्याज. समझ आया? इंटरेस्ट. डन. तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन. कि मैम 10,000 डिबेंचर्स पे मेरे पास 3 रुपए आए, तो मेरे पास 30,000 आ गए. यस बच्चा. 10% इंटरेस्ट है ना, तो आप कंपनी देगी. हाँ, मैं तुम्हें दूंगी, तू मुझे पैसे दे रहे है ना. टोटल अभी आपने डिबेंचर्स मंगवा रहे हो 10,000 मंगवा रहे हो. करेक्ट. मैं 10,000 इशू कर रही हूँ, तो 10,000 डिबेंचर्स पे मेरे को 3 रुपए आया, मेरे पास 30,000 आ गया. इसकी एंट्री क्या होती है? रिसीव की. ये क्या होती है? गर्वित. नेक्स्ट एंट्री किसकी होती है? ट्रांसफर. करेक्ट. कहाँ ट्रांसफर करते हैं ये? हम शेयर का पैसा कहाँ ट्रांसफर करते थे, और डिबेंचर का पैसा कहाँ करेंगे? डिबेंचर्स में. डन. समझ आया? पक्का. तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 10% डिबेंचर 30,000. डन. 10% जैसे हम शेयर कैपिटल लिखते थे ना, डिबेंचर कैपिटल कैसे हो सकती है? इट्स अ बोरोड फंड. तो हमेशा 10% डिबेंचर, 9%, जितना परसेंट इंटरेस्ट है वो लिखना मैंडेटरी है. करना है ना, लास्ट में करेंगे, अभी नहीं. डन. नेक्स्ट एंट्री क्या होगी पीयूष? किसको ड्यू करेंगे पीयूष? किस अमाउंट को ड्यू करेंगे? एप्लीकेशन आ गया हीना. किसको ड्यू करूंगी? अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू कर दूं. क्या एंट्री होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, यही होगी.
डिबेंचर Allotment account debit to 10%. allotment account debit to परसेंटेज डिबेंचर। 10,000 डिबेंचर पे 5 रुपए मंगवाऊंगी, 50,000। डन। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी अस्मी? ये क्या कहते हैं? ड्यू एंड किसकी क्या एंट्री होगी रिसीव की? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, यही होगी। किसी को कोई दिक्कत? क्या ये हम एंट्रीज अलग कर रहे हैं शेयर से? सेम है ना कि मैम 50,000 हमारा अलॉटमेंट के नाम पे आ गया। फिफ्थ एंट्री क्या आएगी? ड्यू की। किसको ड्यू करेंगे? फर्स्ट कॉल को। क्या एंट्री होगी नैतिक? फर्स्ट कॉल को ड्यू कर एंट्री क्या होगी? Debenture first and final call account debit to 10% debenture. करेक्ट। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 10,000 डिबेंचर है, 2 रुपए मंगवा रही हूँ तो 20। नेक्स्ट लास्ट एंट्री क्या होगी? Bank account रिसीव debit की। to bank account debit to बैंक to debenture first and final अकाउंट डेबिट to first and टू final डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20,000। 20,000 इसमें क्या समझ नहीं आया? समझ आया पक्का? नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में कोई note मैं ये डिबेंचर को प्रीमियम और डिस्काउंट तो करा दूं, फिर मैं तुम्हें 5 मिनट दूंगी पेन डाउन कर दो। अच्छा लिखो फास्ट। आप ना ऐसे थोड़ा धीरे। नाउ वी आर इशूइंग द डिबेंचर्स ऑन प्रीमियम। डिबेंचर कितने का है? 10 रुपए का। बट मैं कह रही हूँ मैं तो 12 रुपए का दूंगी। मैं कितने का दूंगी? 12 रुपए का। 2 रुपए ज्यादा। तो 2 रुपए क्या होता है? प्रीमियम। क्या होता है? प्रीमियम। प्रीमियम इज क्रेडिटेड। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट। सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कहता है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम को इन 5 जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मेरा ये 2 रुपए प्रीमियम जो है ये मेंशन नहीं है कि कहाँ पर लेना है, तो कहाँ पर लेना होता है? करेक्ट, कहाँ पे लेना होता है? ये जो भी हमने करा ये ऐड पार करा है ना, ये तो ऐड पार करा है कि 10 का शेयर 10 में ही करा है। बट अब 10 का शेयर कितने में कर रही हूँ? 12 रुपए में। कितने में कर रही हूँ? और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन पे मेंशन नहीं है कि डिस्काउंट कहाँ देना है या प्रीमियम कहाँ देना है, तो कहाँ देते हैं? कहाँ देते हैं? allotment अलॉटमेंट पे। और अगर डिस्काउंट अगर बता रहा है कि यार मैं तो यहाँ पर ले रहा हूँ प्रीमियम, तो यहाँ शो कर देंगे। वैसे तो बट क्वेश्चन अगर 1+1 हम लिख नहीं है हर जगह। हाँ, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट हो तो कहाँ होता है? अलॉटमेंट पे। तो ये वाला क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं यहाँ पर 5 + 2 करूंगी। 5 + 2 करूंगी तो ये एंट्री सेम रहेगी, ये एंट्री सेम रहेगी। अब मैं अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करूंगी। अब मेरे पास 5 रुपए आने हैं पीयूष भाविक, क्या मेरे को अलॉटमेंट पे 5 रुपए आने हैं? कितने रुपए आने हैं? 7 रुपए। कितने रुपए आने हैं मैम? डिबेंचर अलॉटमेंट पे अब मेरे 5 ना भी कितने आने हैं? 5 कहाँ जाएंगे? परसेंटेज डिबेंचर। और 2 रुपए कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पर क्या लिखूंगी? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 10,000 पे 5 रुपए यहाँ लूंगी और 10,000 पे 2 रुपए यहाँ लूंगी। डन। बैंक में जो पैसा आएगा उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम शो, बस मैं कह दूंगी कि मेरे पास 70,000 रुपए बैंक में आए। किसके नाम के आए? डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम के। तो देख लो यार, 5 रुपए डिबेंचर क्या है, 2 रुपए प्रीमियम क्या है। जब भी डिस्काउंट होता है या सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो बैंक वाली एंट्री में शो नहीं होगा, वो ड्यू वाली एंट्री में शो होगा। डन। अदर क्वेश्चन विल रिमेन सेम। अदर क्वेश्चन विल रिमेन सेम।
no change. Done. As this in this question, the question is silent कि प्रीमियम कहाँ आएगा, तो हमने अलॉटमेंट पे करा। अगर प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे आएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, नॉट अ बिग डील। डन। पेन डाउन करो। अगर हमारे क्वेश्चन में मेंशन होता कि ये 2 रुपये में फर्स्ट कॉल पे ले लेंगे, तो यहाँ ना करके सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ लिखते टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डन। फटाफट पेन डाउन करो, देन डिस्काउंट। अब मान लो सेम क्वेश्चन है, बट अब मैं डिबेंचर किस पे इशू कर रही हूँ? कितने का था? 10 का था ना। 1 रुपया क्या दे रही हूँ? क्वेश्चन इज साइलेंट। तो 1 रुपया डिस्काउंट कहाँ दूंगी? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में आने कितने हैं? बट 1 रुपया क्या दूंगी? करेक्ट। पहली एंट्री सेम, दूसरी एंट्री सेम, तीसरी एंट्री। क्या मेरे डिबेंचर अलॉटमेंट पे 10,000 इंटू 5 रुपये आना है? सोचो। नहीं, कितना रुपये आना है? 4। कितना रुपये आना है? 4। बट 2%, जो 10% डिबेंचर कह रही हूँ, उसमें तो मैडम आप 10,000 इंटू 5 ही करोगे, तो 1 रुपये का डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज द लॉस। लॉस का नेचर क्या होता है? डेबिट। लॉस का नेचर क्या होता है? नुकसान है कि 10 का शेयर मुझे 9 रुपए में इशू करना पड़ रहा है, तो 1 रुपए मेरा लॉस है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो इट विल बी डेबिटेड। अब एक बात बता अस्मी, कितने रुपए आने चाहिए बैंक में? करेक्ट। तो बैंक में कितने रुपए आएंगे? 40,000। उसको मतलब नहीं है ये 40,000 मेरे डिस्काउंट के बाद है या प्रीमियम पे है। इज इट क्लियर? डन? पक्का? अब मेरी बात सुनो, मैं नोट डाउन करने के टाइम दूंगी। हमने ना एक और टॉपिक पढ़ा था, दैट इज कॉल इन एंड कॉल इन शेयर्स में पढ़ा था। कॉल इन एरियर्स मींस पैसा नहीं दिया तो क्या होता है? डेबिट। और कॉल इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, एडवांस में पैसा दे दिया तो क्या होता है? क्रेडिट। अगर वो वाला टॉपिक भी आ जाए तो घबराना। उसकी एंट्री इसी में देखो, ये नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन करो, फिर मैं कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस कराती हूँ। नाउ वी आर डूइंग अ न्यू क्वेश्चन। मैंने ना इशू करा 10,000 डिबेंचर्स। कितने परसेंट? 9% डिबेंचर्स। कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। कौन सा केस है? प्रीमियम का। डोंट पेन डाउन। पीयूष सिर्फ मेरे को सुनो। ईना, हाँ सुना, समझा रही हूँ। हार्ट अटैक आ गया एकदम। कितने का है? 10 रुपए में 100 रुपए का मेरा डिबेंचर है और 10 रुपए में प्रीमियम पे ले रही हूँ, तो 110 का है। मैंने बता दिया 25 में एप्लीकेशन पे मंगवा रही हूँ, 25 प्लस दिस अलॉटमेंट पे मंगवा रही हूँ और फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50 रुपए मंगवा रही हूँ। उसको ये कर दो, 15,000 प्रोराटी की जगह रिटर्न कर दिए। और 15,000 मुझे अप्लाई हुए। कितने हुए? मैं पूरे 15,000 पे 10,000 किसी को रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ। 100% प्रोराटा, 100% प्रोराटा, यानी 3:2। बस इतना क्वेश्चन है। प्रोराटा पे ना मैं किसी को रिफंड कर रही हूँ ना मैं कुछ कर रही हूँ, मेरा ये प्लेन क्वेश्चन है। क्या तुम लोग एंट्री कर सकते हो? क्यों? पहली एंट्री हर्षा ही बताएगी। हर्षा पहली एंट्री बता। हाँ हाँ तो बता दे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना पैसा? 25,000 लिख दूँ? कैसे 25,000 हर्षा मैडम? नो मैम। एक सेकंड मुझे हर्षा का ही दिमाग लो। नो मैम। हर्षा कितने शेयर, कितने डिबेंचर ने कितना रुपया दिया बेटा? एक बार रुक जा। हर्षा कितने डिबेंचर्स अप्लाई हुए बच्चा?
तो 15,000 इंटू 25 करेगी ना। 15,000 ने अप्लाई किया, 15,000 इंटू 25 कितना आएगा? 15 इंटू 25 3,75,000। डन? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एंट्री प्रांशु बताएगा। प्रांशु नेक्स्ट एंट्री किसकी करूंगी? ये तो मैंने रिसीव की कर ली, अब मैं ट्रांसफर करूंगी। क्या एंट्री करूंगी? मैम डिबेंचर एप्लीकेशन में मुझे 3,75,000 आया टू 9% डिबेंचर। जो तू प्रांशु है, 9% में कितना जाएगा? डिबेंचर लायबिलिटी कितने की जाएगी? 10,000 इंटू 25। 10,000 इंटू, मैम मैं तो 10,000 इशू कर सकता हूँ, तो 10 इंटू 25 यानी 2.5 लाख रुपए ही तो मेरे डिबेंचर में जाएंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ जाएगा इसमें? अलॉटमेंट पे, कि मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देता हूँ। मैं रिफंड तो कर नहीं रहा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो हम सिर्फ मैक्सिमम पैसा कहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं पीयूष? वो पीयूष तेरा फोन हैप्पी बर्थडे हो जाएगा बिल में। 9% डिबेंचर 2.5 लाख, समझ आया वंश? 2.5 लाख समझ आया? एक्स्ट्रा पैसा जो तेरे पास कितना बचा? 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख बचा ना, तो 1.25 लाख रुपए कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट पे, कि मैम हम रिफंड नहीं कर रहे 1.25 लाख, मैं नेक्स्ट उसमें एडजस्ट कर दूंगा। तो मैंने लिखा टू डिबेंचर अलॉटमेंट 1.25 लाख रुपए। डन? 1.25 लाख रुपए डन, सॉर्टेड। थर्ड एंट्री हीना बताएगी ड्यू की। थर्ड एंट्री हीना बताएगी ड्यू की। शेयर कर रहे हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या करूँ? कितना कितना अमाउंट से? 35 उल्टा क्यों लिखवा रही है? 10,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 35 रुपए इसमें आएंगे, और 10,000 पे 25 रुपए इसमें आएंगे, और 10,000 पे 10 रुपए इसके आएंगे। डन? फोर्थ एंट्री नैतिक बताएगा जो रिसीव की होगी। फोर्थ एंट्री नैतिक बताएगा जो रिसीव की होगी। कितना आना था? 3.5 लाख आना था। कितना आना था? 3.5 लाख। कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। पूरा 3,50,000 गधे हैं वो। मैम 3,50,000 में से कितना आ चुका है? 1.25 लाख आ चुका ना पहले? 1.25 लाख आ चुका ना, तो 2.25 लाख। 2.25 लाख मीन्स 1,75,000 मेरा आएगा। डन? नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? फिफ्थ एंट्री क्या होगी? फिफ्थ एंट्री ड्यू की क्या होगी? फिफ्थ एंट्री ड्यू कैसे करेंगे? डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर 10,000 पे 50 रुपए 5 लाख आ गए। नेक्स्ट एंट्री रिसीव की हो जाएगी, बैंक में पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 लाख 5 लाख। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? पेन डाउन करो। अब इसमें कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एरियर्स घुसाऊं या कॉल इन एडवांस घुसाऊं, या दोनों घुसा दूं? अभी अगले क्वेश्चन नहीं, इसी में करूंगी। गो नाउ। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है। कितना है अतिशय? 2,25,000। 2,25,000। इसी क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। एक होल्डर था, होल्डर ऑफ
200 debentures failed to pay मैम एक डाउट बताओगे? allotment money. चलो, ऑल्दो बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अगर सेम क्वेश्चन होता, ये बिल्कुल सेम, एक होल्डर था 200 डिबेंचर्स का, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। उससे जितने शुरू बनवाए, करते हैं। उससे जितने दिए। पहली एंट्री सेम होएगी, दूसरी एंट्री सेम होएगी, तीसरी एंट्री सेम होएगी। नहीं, क्यों? क्यों? ड्यू तो तू 100% करेगा। हाँ, अब फोर्थ एंट्री में क्या आएगा? फोर्थ एंट्री में सिर्फ और सिर्फ फोर्थ एंट्री में क्या आएगा? अब सुनो, होल्डर ऑफ 200 एक्स होल्डर ऑफ एक्स होल्डर ऑफ 200 डिबेंचर्स फेल टू पे दिस, तो उसने अप्लाई कितना करा होगा पहले वो निकालेंगे। उसने अप्लाई कितना करा होगा वो निकालेंगे। रेशियो क्या है? 3:2 3:2 200 एक्स, तो x आ गया 300, यानी उसने 300 अप्लाई किया था, 300 डिबेंचर्स अप्लाई किए थे, तो 300 पे उसने कितने रुपए दिए होंगे? 25, 25 3 था 7500, बट उसे सिर्फ 200 ही अलॉट हुए, तो 200 इंटू 25 5000, 2500 एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा कहाँ एडजस्ट होंगे? अलॉटमेंट में 200 इंटू 35 7000 मंगवाऊंगी, 7000 में से 2500 आपने इंटू 25 क्यों करा है? ये बस 35 करे भाई, इंटू 25 ऊपर। एप्लीकेशन में 25 रुपए था ना, हाँ। मैं वो एक्स हूँ। पर आप तुम्हारे जितने अभी तक मंगवाए हैं, जो एंट्री करते हैं, वो लिखते हैं। होल्डर एक बंदा था जिसके पास 200 शेयर होल्ड कर रहा है, मतलब उसे अलॉट हुआ, तो उसने अप्लाई कितने करा? 300 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करा ना। दोबारा, मैं एक्स हूँ, मेरे पास आज 200 डिबेंचर्स हैं, उन 200 डिबेंचर्स में मैंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो मैंने कहा ठीक है, तूने कितना पैसा नहीं दिया वो निकाल रही। तो अगर मेरे पास अभी 200 हैं, मैंने अप्लाई कितने के लिए किया था? 300 के लिए, तो मैंने 300 पे 25 रुपये दे दिया था डिबेंचर्स के लिए, तो मैंने 7500 रुपीज़ दिया कंपनी को, बट मेरे को तो 25 ही इशू करे, तो मेरे 5000 यूज हुए, 2500 मेरे एक्स्ट्रा है। क्या उसने 2500 वापस किए? नहीं, तो 2500 कहाँ एडजस्ट होंगे? अलॉटमेंट पे। तो मेरे को 200 पे कितने रुपए मंगवाने थे? 35, तो मुझे कंपनी को कितने देने चाहिए थे? 7000। मैंने कंपनी 7000 में से मैं 2500 दे चुकी, तो मुझे कितने देने थे? 5000। ये 5000 क्या है? नॉट पेड, तो इसे क्या कहेंगे? कॉल 4100 क्यों? 35 2 70, 7000 माइनस 2500 तो 4100। सॉरी यहाँ 4500, यानी 4500 नॉट पेड। कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स। ये वाली एंट्री में माइनस क्या कर देंगे? 4500 रुपये, मेरे को समझ नहीं आ रहा। 4500 रुपये, समझ आया? 2,25,000, 3.5 आने थे, नैतिक 3.5 आने थे, 3.5 में से 1.25 लाख आ चुके, माइनस करूंगी 1.25 लाख, तो 2,25,000 आने बाकी थे। 2,25 में से 4500 नहीं आए, तो 2,20,500 आए। कितने आए? 2,20,500। और कॉल इन एरियर्स क्या हो जाएगा? डेबिट। कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 4.5 टू डिबेंचर अलॉटमेंट। समझ आया? नहीं, इसके अंदर कुछ आपने कैश, जैसे बैंक अकाउंट 220 है। बैंक में कितना पैसा आना था? 3.5। हाँ, 3.5 में से 1.25 लाख आ चुका था। हाँ, हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में 2.25 लिखा था, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। 2.25 लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, क्योंकि सबने पैसा दे दिया था। गर्वित
इस 200 जिसने डिबेंचर होल्ड कर रखे थे भाविक, उसने पैसा नहीं दिया। इस 200 डिबेंचर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो हमने कैलकुलेट करा कि इसने कितना पैसा नहीं दिया और वो कितना आया 4.5। तो हम बस 2,25,000 में 4.5 माइनस कर देंगे और कह देंगे 2,20,000 आया, 2,20,000 आया और 4.5 हमारा कॉल इन एरियर्स रहा। समझ आया? समझ आया? 2,25,000 में 4.5 माइनस करोगे तो ये आएगा। ये जैसे हाँ। जैसे इसका फॉर्मूला होता है ना, जैसे अप्लाइड अपॉन अलॉटमेंट इज इक्वल टू अप्लाइड अपॉन अलॉटमेंट। अगर हम इसे उल्टा लिखते हैं तो अगर तो भी सेम आएगा। अगर 2/3 इज इक्वल टू 200/x लिखेगी तब भी सेम आएगा। 200 है वो allotment हमेशा का- अप्लाइड के सामने अप्लाइड और अलॉट के सामने अलॉट लिखना मैंडेटरी तो है। इसमें भी ये तो पता कि इसको शेयर कितना अलॉट हुए थे। हाँ, उसको होल्ड कर रहा है, मतलब उसे अलॉट 200 हुए थे, अच्छा उसने होल्डर अप्लाई कितने करे वो निकाल ले। तो अप्लाई निकालेंगे तो अप्लाइड का अमाउंट अप्लाइड उसने 300, हाँ। तो 300 पे उसे 25 रुपए दिए, तो उसने यानी इतने रुपए दिए, बट उसको तो 300 नहीं मिले, उसे तो सिर्फ 200 मिले, तो 200 पे उसके 5,000 यूज हुए, उसके पास 2,500 एक्स्ट्रा थे। कई क्वेश्चन में भी वो 2,500 रुपए कंपनी रिफंड कर देती है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो यानी वो रिफंड नहीं कर रही, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेती है। तो उसने कहा ठीक है 200 पे 7,000, तो 2,500 वो दे चुका, तो अभी 4.5 नहीं दिए ना, तो 4,500 उसका क्या हो गया, कॉल इन एरियर्स। अगर क्वेश्चन यहीं पे साइलेंट है तो इसका मतलब इसने ये भी नहीं दिए, इसमें भी 200 इंटू 50, 200 इंटू 50 कितना हो गया, 200 शेयर्स इंटू 50, 10,000 उसका पैसा नहीं आया। ड्यू तू पूरा करेगी, अब थोड़ा कम समझ में आ रहा है। समझा? अलॉटमेंट में पैसा नहीं आया, शेयर मैंने डिबेंचर्स नहीं वापस लिए, मैंने फर्स्ट कॉल मंगवाई, मैंने कहा फर्स्ट कॉल पे आ जाएगा 5 लाख, फर्स्ट कॉल पे भी उसने पैसा नहीं दिया, तो कितना है मेरे पास 4,90,000। तो कॉल इन, मतलब आपने जो कॉल इन एरियर्स लिखा है वो आपका ये था कि अगर वो पैसे आ गए तो पैसे नहीं आए, कॉल इन एरियर्स का मतलब होता है मेरे पास ये पैसा अभी नहीं आया, आएगा, अभी नहीं आया, मैंने ड्यू तो कर लिया पूरा 5 लाख के आएगा, मेरे अंदर ये था कि हो सकता है वो ये वाले भी 4.5 दे दे, और अगर ये 4.5 भी दे देता, अगर ये 4.5 दे देता तो यहाँ पर 5 लाख प्लस 4.5 हो रहा था, और यहाँ पर लिखा 2 कॉल इन एरियर्स, कि कॉल इन एरियर्स वाले भी उसने 4.5 दे दिए मुझे, कॉल इन एरियर्स वाले भी 4.5 दे दिए। समझ आया? कॉल इन एरियर्स डेबिट होता है जब वो नहीं दे रहा, और अगर वो कॉल इन एरियर्स वाला अमाउंट दे दे, ये वाला अमाउंट दे दे यहाँ वाले उसमें, तो ये आएगा 5 लाख प्लस 4,500 टू कॉल इन एरियर्स के 5 लाख तो फर्स्ट कॉल के नाम के आए हैं और 4,500 पहले के आए हैं जो डेबिट हुए थे। समझ आया? पेन डाउन करो, पेन डाउन। हाँ बच्चा, अब तू बता तेरे को क्या समझ नहीं आया।